हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका एमके साडी मैथ से वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चली होगी। जैसा कि कल की वीडियो में हमने जो है कि सीएचएसएल का पेपर देखा था, एनालिसिस करा था, यानी कि 17 मार्च का। आज जो है कि 19 मार्च का होगा। इस पेपर को भी आप अच्छे से समझिएगा और उस वाले पेपर के सारे सवाल को भी कर लीजिएगा और इस वाले पेपर को भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक महिला रुपए 1000 प्रतिदिन कमाती है। कुछ हफ्तों बाद वह रुपए 1160 प्रतिदिन कमाती है। उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि पहले वो जो है कि 1000 रुपए प्रतिदिन कमाती है और उसके बाद जो कि 1160 रुपीज कमाती है। प्रतिशत चेंज हमसे पूछ रहा है, चेंज कितने का हो रहा है। पहले 160 का चेंज हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1000 पे हो रहा है। नीचे आ गया 1000 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। 3 जीरो, ये 3 जीरो से कट गया, बचा ऊपर कितना 16% आ गया। और यही है सवाल का हमारे सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 1000 का कितना 16% यानी कि 160 होता है और 160 का ही चेंज हो गया है, तो 16% हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके कर्ण की लंबाई, ठीक है, यानी हाइपोटेनस हमसे पूछ रहा है। देखिए समद्विबाहु समकोण का क्या मतलब हुआ है, यानी कि एक एंगल तो पहले राइट एंगल यहाँ पे हो गया समकोण मतलब, और दो साइड बराबर, यानी कि ये ए है, ये भी ए है, ठीक है। और ये कर्ण कितना होगा तब, ये है तो ये a√2 हो जाएगा। और हमको दिया है एरिया 121 दिया है। अच्छा इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए है इंटू हाइट कितनी है, ए है, ये दोनों ए है, इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें a√2 की वैल्यू चाहिए क्योंकि यही हमारा क्या है, कौन है, यानी कि हाइपोटेनस है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इक्वल टू 121 इंटू 2 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखिए 11 का तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, यानी कि अरे 121 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 11, और 2 का बच जाएगा यानी कि √2 हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या, a√2, यानी कि यहाँ पे हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, √2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये √2 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया, और 11 दूनी कितना हो गया 22, और 22 सेंटीमीटर यह सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला था कि एरिया दिया था, तो हमने हाफ ए इंटू ए, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण है, दोनों साइड बराबर है, इसलिए यहाँ पे a इंटू ए है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लिया, फिर √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 22 सेंटीमीटर आ गया सवाल का सही आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ 2x इक्वल टू sin थीटा और 2/x इक्वल टू cos थीटा, तो हमसे पूछा है 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हमें गिवन है sin थीटा इक्वल टू कितना है 2x, और cos थीटा इक्वल टू कितना है 2/x, ठीक है। देखिए हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, और इसका करेंगे तो 4/x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जो कि इसके बराबर आ गया, यानी कि 1 ही है सवाल का सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है। पहला है कि पहला तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और तीसरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये तीनों आप जो है कि अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से पहला वाला यूज हुआ है, तो समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं की दो वृत्त हैं, यानी सर्कल है, जो एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अगर हम स्पर्श करा दें, ठीक है, ये है पॉइंट P। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, AB क्रमशः R और S केंद्रों वाले उन दो वृत्तों की, इसका केंद्र अगर हम मान लें कि R है और इसका केंद्र क्या है S है, स्पर्श रेखा है, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो AB की लेंथ हमसे पूछ रहा है, ये है AB, ठीक है। ये देखिए ये है 20 सेंटीमीटर का और ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ठीक है, भले ही दोनों सेम है, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। अब देखिए DCT के लिए फार्मूला होता है, DCT के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट में C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस A माइनस
ये जो है कि ये है R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। C1 DCT के लिए फार्मूला आता है, ये है R2 और ये है R1। तो इस फार्मूले में रख दीजिए अंडर में C1 C2 का होल स्क्वायर। देखिए C1 C2 क्या होगा, उनके केंद्रों के बीच का डिस्टेंस, और जब बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो ये देखिए 20 है और ये 5 है, तो केंद्रों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 का स्क्वायर रहेगा माइनस R2 माइनस R1 यानी कि 20 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक बार ऐड कर दीजिए 25 और 15 यानी कि 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 और एक बार घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 हो जाएगा। रूट में 400, रूट में 400 का मतलब कितना होता है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर ये सवाल का सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डीसीटी के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, और जब टीसीटी निकालना रहेगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमें निकालना रहेगा, तो उसके लिए फार्मूला है C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। जब यानी कि ये लाइन है इस तरह से इनका जो है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस तरह से बने, तो उसकी लेंथ निकालने के लिए यह फार्मूला है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए यह फार्मूला है। आप इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए पैसे उधार दिए, टाइम 5 इयर्स हो गया। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि के 9/8 क्या किया, भुगतान किया। यानी कि अगर सुरेश ने 8 जो है कि दिया है, और यहाँ पे इसने क्या है, इसका 9/8 करने का क्या मतलब हो गया, 8 का अगर हम 9/8 देके करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 बचेगा। यानी कि 9 उसने क्या किया, भुगतान किया है। तो हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए यहाँ पे ब्याज कितने का मिला है, यहाँ पे ब्याज इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 1 का मिला है, 8 से 9 हुआ तो इंटरेस्ट 1 का मिला है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज जितने का मिला है इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल कितना है 8 है, इंटू टाइम कितना है 5 साल है। बस ये साल कर दिया, 100 अपान में कितना हो जाएगा 40, और ये कितनी बार जाएगा 2.5 टाइम्स, यानी कि 2.5% आ गया सवाल का सही आंसर, यानी कि 2.5%। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, एस आई इक्वल टू क्या होता है PRT/100, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वो अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा, ठीक है। देखिए पहले हम अगर स्पीड इसका निकालें, 5 घंटे में 150 किलोमीटर यानी कि 150 अपान में 5 आवर, तो ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी क्या आ गई स्पीड आ गई, ये स्पीड है ये। अब फिर क्या करें, समान चाल की अगर वो 1/3 चाल से चले, 1/3 अगर इसका हम कर दें 1/3 तो कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर पर आवर अगर उसे 150 किलोमीटर चलना रहेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा 15, और उसे टोटल टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कितना और समय लगेगा, पहले जो कि इसे कितना समय लग रहा था 5 घंटे लग रहा था, तो अब कितना और समय लग रहा है उसे 10 घंटे लग रहा है, यानी कि 10 घंटे जो है कि एक्स्ट्रा समय और लेगी अगर वो 1/3 से चलेगी तो। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि a2 cot थीटा इक्वल टू 3 तो √13 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा अपान 3 tan थीटा प्लस √13 sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये सारे क्या है ऑप्शंस हैं। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है 2 cot थीटा इक्वल टू 3, क्या हम यहाँ से डायरेक्ट cot थीटा इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ थीटा cot थीटा बराबर क्या आता है बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 3 हो गया, और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 हो गया, और ये हाइपोटेनस तब निकाल लीजिए, रूट में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हाइपोटेनस कितना है 13, यानी कि ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया H। अब जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें हम क्या कर देंगे वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पे √13 cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान में हाइपोटेनस होता है, तो बेस 3 है अपान में √13, यानी कि 3 अपान में √13 माइनस 3 tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपान में बेस 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 3 tan थीटा फिर से 2/3 प्लस √13 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा P अपान में H होता है, यानी कि 2/√13 बस ये देखिए √13 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, √13 ऊपर क्या बच रहा है 3 माइनस 2, और नीचे क्या बच रहा है 2 प्लस 2, यानी कि ये ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 4 आ गया, और ये सवाल का सही आंसर यानी कि 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
तो हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था सिंपल सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहां से पी बी एच तीनों का निकाल लिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और 2 लाइन में हमारा जो कि आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, समीकरण हमें दिया है 25 माइनस और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है 16 माइनस मध्य ब्रैकेट में 14 माइनस ये छोटे वाले में 18 माइनस 8 प्लस 3 और 8 प्लस 3 पे क्या लगा है, ये बार लगा है यानी कि रेखा कोष्ठक है ये। तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस पे ये चीज लगा रहता है यानी कि बार लगा रहता है उसे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा 25 माइनस जैसे 16 माइनस 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 माइनस और 8 और 3 यानी कि 11 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या सॉल्व होगा। अब उसके बाद जो कि छोटा वाला ब्रैकेट 14 माइनस 18 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि 16 माइनस ये देखो 14 में से 7 गया तो 7 यहाँ पे बचेगा यानी कि आ गया 25 माइनस 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा और यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा यानी कि 16 है हमारे सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसे कर सकते हैं आसानी से और समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, इफ a minus b equal to 18 and aq minus bq equal to 324 तो हमसे ab का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए, इस टर्म को लीजिए यानी कि aq minus bq आप फार्मूला यूज कर लीजिए। aq minus bq इक्वल टू होता है एक a minus b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a minus b का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। ठीक है, आप ये फार्मूला यूज करिए और तुरंत जो है कि आंसर आपका आ जाएगा। देखिए aq minus bq की वैल्यू हमें पता है 324 इक्वल टू a minus b की वैल्यू कितनी है 18 है, सवाल में दिया है a minus b का होल स्क्वायर यानी कि 18 का हम होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a minus b इक्वल टू क्या है 18 है 3ab। ठीक है, अगर देखिए 18 से 18 टाइम्स में कर जाएगा क्योंकि 324 इसका स्क्वायर होता है 18 टाइम्स में कर गया यानी कि 18 इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 324 और प्लस का 3ab तो 3ab इधर ही रहने यानी कि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3ab इक्वल टू 324 ये माइनस में और प्लस ab यानी कि आगे माइनस 306 ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर लीजिए माइनस 102 और 102 ही है सवाल का सही आंसर है कि माइनस में 102। तो आप इसका जो है कि फार्मूला ए बी माइनस बी इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab रख लीजिएगा। और दूसरा एक और था जब प्लस वाला केस रहेगा, देखिए यहाँ पे प्लस वाले का हम लिखा दे रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए हम लिखते हैं ए प्लस बी तब आ जाएगा बाहर दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस का 3ab। ठीक है, ये दोनों फार्मूले भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाज्य का मतलब क्या है, डिविडेंड है पहले दिए जाने से बीच में यानी हमारा क्या होता है डिविडेंड होता है। डिविडेंड यहाँ पे क्या रहेगा डिवाइजर होता है और यहाँ पे क्या रहेगा कोशेंट रहेगा और नीचे क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, भाजक भागफल का 6 गुना है यानी कि भाजक ये है डिवाइजर हमारा, डिवाइजर कोशेंट का क्या है 3 टाइम्स है और शेषफल का कितना है 3 गुना है। यदि शेषफल 40 यानी कि रिमाइंडर कितना दिया है 40 है अगर तो हमसे क्या कर रहा है पहले क्वेश्चन देखिए भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 3 गुना है यानी कि शेषफल का क्या है ये डिवाइजर 3 गुना हो गया यानी कि यहाँ कितना है 120 है और ये जो 120 है वो क्वेश्चन का कितना है 6 गुना है यानी कि ऑब्वियसली ये 6 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ कितना आएगा 20 आना चाहिए तभी तो ये इसका जो है 6 गुना होगा क्रॉस 6 यहाँ पे करें यहाँ पे इधर से 1/6 यहाँ पे 20 लिखा है। तो हमसे भाज्य पूछा है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, डिविडेंड इक्वल टू होता है यानी कि डिवाइजर में हम जो है कि क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 0 0 बाद नीचे 24 और प्लस 40 ऐड करेंगे यानी कि 24 में 40 ऐड करेंगे 2440 हो जाएगा और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, 2440। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हिंदी में भी इसका लिख लीजिए फार्मूला, हिंदी में बताया डिवाइडर को क्या बोलते हैं डिविडेंड यानी कि इसको लिख लीजिए भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस जो है कि शेषफल। ठीक है, ये हिंदी में यूज कर सकते हैं और इससे जो है कि इंग्लिश में दोनों समझ गए होंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, और सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर है और ये सारे ऑप्शन है। देखिए एक सर्कल है हमारा पहले तो
और उसके जो कि क्वाड्रेंट यानी कि इस पार्ट की फोर्थ पार्ट की जो कि एरिया इसका बताना है हमें। मान लेते हैं ए ओ बी है और हमें दिया है इसकी परिधि, इसकी जो है कि सरकमफेरेंस दिया है इक्वल टू 2 पाई आर होता है। अगर इसकी रेडियस आर हम ले लें 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया है सवाल में 22 दिया है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपन में 7 इंटू आर इक्वल टू कितना है 22 है। तो 22 से 22 आर इक्वल टू कितना आ गया 7/2। अब इसका हमें एरिया चाहिए। देखिए इसके एरिया के लिए क्या होगा पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर और ये फोर्थ पार्ट है तो डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू नीचे 4 ही है इंटू आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा 7/2 इंटू 7/2 दो बार। ठीक है अब इसको कट कर लीजिए। देखिए 7 से 7 कट गया और यहाँ पे 2 से कट गया तो ये 11 टाइम्स में 11 का 7 में होगा तो कितना आ जाएगा 77 और डिवाइड बाई कितना 4 2 जा 8 हो जाएगा 8 9 जा 72 9 से एबव जा रहा है यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानी कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का सही आंसर है। ठीक है तो इसमें देखिए फोर्थ पार्ट की ये क्वाड्रेंट की निकालने की हमें एरिया डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है 40 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 36 है। पहली 25 संख्याओं का औसत 31 एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है 43 है। तो 25वीं संख्या हमें निकालना है। देखिए हम कैसे करेंगे 40 संख्याओं का औसत क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 है। पहली 25 का औसत कितना है 31 है। देखिए हम डेविएशन मेथड अपना रहे हैं 36 होना चाहिए यानी यहाँ कितना है -5 का कमी है तो कितना हो जाएगा यानी कि -5 की कमी बस किए जाए। दूसरे में क्या करें कि 16 संख्याओं का औसत कितना है 43 है यानी यहाँ क्या है +7 है चेंजेस। 25 संख्याओं में -5 की कमी जब होगी तो माइनस कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और 16 संख्या में +7 की वृद्धि कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 16 7 112 हो गया। ठीक है यानी कि दोनों से मिला के 40 संख्या है ये कितना हो जा रहा है -13 आ गया। इनका डिफरेंस जो है कि -13 आ गया। जो 25वीं संख्या होगी 25th वाला नंबर होगा वो 36 में से हम ये क्या कर देंगे ऐड कर देंगे -13 यहाँ पे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा और 23 ही है सवाल का सही आंसर यानी कि 25वीं संख्या हमारी क्या होगी 23। ठीक है तो हमें क्या करना है डेविएशन मेथड अपनाना है। पहले -5 का गैप यहाँ पे होगा यहाँ पे +7 का इन दोनों से -13 यानी कि कम होना चाहिए। 36 में से हम -13 यहाँ पे ऐड कर देंगे 23 आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन क्या करना है यदि x पावर 4 + 1 x पावर 4 = 14,159 है तो x + 1 x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे x पावर 4 है यहाँ पे प्लस 1 x पावर 4 है और इक्वल टू कितना दिया है 14,159। ठीक है तो हम देखिए इसके लिए x + 1 x निकालना है हमें यानी कि यहाँ पे पहले हम x² + 1 x² निकालेंगे फिर उसके बाद जो है कि x + 1 x निकालेंगे। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ 2 ऐड करना पड़ेगा। ये है x² + 1 x² का क्या है होल स्क्वायर है इक्वल टू कितना है 14,161। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किसका होल स्क्वायर है। ठीक है जिसको याद है वो तो तुरंत कर लेगा लेकिन आपको नहीं याद है तो तुरंत आप जो है कि ऐसे पेयर बना के आप तुरंत कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एक है लास्ट में यानी कि यहाँ पहले तो 1 टाइम्स जाएगा +1 हो जाएगा यहाँ पे 2 कर लीजिए ये 0 41 देखिए 1 टाइम्स जाएगा ये 21 0 2 6 1 यहाँ देखिए एक आना चाहिए एक बार तो नहीं जाएगा यानी कि यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है यानी कि ये किसका होल स्क्वायर है 119 का होल स्क्वायर है। ठीक है अब तुरंत जो है कि इसे कर सकते हैं। अब ये देखिए कितना हो गया यानी कि x² + 1 x² की वैल्यू आ गई 119। हमें x + 1 x चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखिए दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो ये देखिए x + 1 x का होल स्क्वायर बन रहा है। x + 1 x का होल स्क्वायर जब उस पर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा 119 + 2 121। ठीक है 121 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 11 आ जाएगा और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है तो आप ऐसे जो है कि तुरंत निकाल के फिर कर सकते हैं। आसान है ये लेकिन ये नंबर काफी बड़ा है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाएं AX BY और CZ हैं जो बिंदु L पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर का है तो चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल BXLZ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल बना रहे हैं ABC एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है AX इसकी मीडियन यानी कि AX BY और CZ जो कहाँ पे L पे प्रतिच्छेदित करती हैं। त्रिभुज एबीसी का दिया है एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछ रहा है क्या BXLZ यानी कि इस दो पार्ट का पूछा तो हमें पता है जो तीनों अगर मीडियन है एक ट्रायंगल को तीनों मीडियन
क्या है 6 इक्वल पार्ट में क्या करती हैं डिवाइड करती हैं, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। यानी कि अगर ये 30 है पूरे का, तो अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 5 है, यानी कि एक पार्ट का एरिया कितना है 5 है। तो यहाँ पे कितने पार्ट आ रहे हैं 2 पार्ट आ रहे हैं, यानी इसका 5 हो गया और इसका 5 हो गया, यानी कि इन दोनों का मिला के कितना आ गया 10 आ गया और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो मीडियन क्या करती है ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पे है अगर ये मीडियन है ABC, अगर AX मीडियन है तो इसका भी एरिया 1 है, इसका भी एरिया 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से ये तीनों मीडियन मिलके क्या है 6 इक्वल एरिया का पार्ट बनाती है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, 4 सेंटीमीटर की दो बराबर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछ रहा है। फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे है सकती 4 सेंटीमीटर 4 नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 17 है। तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी कि ये और ये जो स्पर्श रेखा लाइन जाएगी, तो उसके लिए फार्मूला अभी हमने पीछे ही बताया है। टीसीटी के लिए फार्मूला होता है C1 C2 का होल स्क्वायर करते हैं माइनस R1 प्लस R2 का क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, टीसीटी के लिए है ये। रूट के अंदर C1 C2 कितना है यानी कि केंद्रों के बीच का दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। यहाँ पे 17 का होल स्क्वायर हम लिख लेंगे माइनस R1 प्लस R2 यानी कि 4 यहाँ पे है 4 यहाँ पे, R1 प्लस R2 यानी कि 8 हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए जिनको याद होगा 17 8 15 का हमें जो है कि बनता है ट्रिपलेट, 15 8 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो डायरेक्ट ये आ गया, या तो आप इसको सॉल्व करेंगे 289 माइनस 64 लिखेंगे, फिर रूट के अंदर कितना आएगा 225 आएगा। 225 मतलब क्या होता है 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर ये सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आप इन दोनों फार्मूले को अच्छे से देख के जाइएगा, इन पे सवाल आने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहे थे, x इक्वल टू tan 40 डिग्री है तो 2 tan 50 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 2 tan 50 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 tan 50 इक्वल टू क्या हम लिखते हैं 2 tan 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर होता है, यानी कि 2 into ये आ गया चीज cot 40। ठीक है, जो tan 40 की वैल्यू अगर 1/x tan 40 की वैल्यू अगर x है, cot 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/x। तो ये कितना आ जाएगा 2/x, और ये सवाल का सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 1/x होगा, यानी यहाँ पे हमने 1/x रखा cot 40 के प्लेस पे 2/x सवाल का सही आंसर आ गया। तो ये काफी इजी सवाल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य यानी कि एमपी है 150 है, यदि इसे 30% और 40% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए पहले जो कि कितना दे रहा है 30% का मतलब कितना होता है 3/10, यानी कि 10 पे कितना है 3 का छूट, यानी कि 7 में वो बेच रहा है। फिर दूसरी बात 40% का मतलब कितना होता है 2/5, यानी कि 5 के सामान पे 2 का छूट दे रहा है, यानी कि 3 में बेच रहा है। ठीक है, हम दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि यहाँ पे 50 हो गया, 50 पे कितना है 21 पे, और 50 की वैल्यू सवाल में दिया है कितना 150। ठीक है, यही हमारा एमपी है, यानी कि 3 टाइम्स हो रहा है, तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो 63 आ जाएगा, और 63 ही हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कि देखिए हम क्या 30% था, यानी 3/10 10 पे, यानी कि 3 का छूट हो रहा था, 10 से 7 कर दिया, 40% 2/5 यानी 5 से 3 कर दिया, 50 की वैल्यू 150 थी तो 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी 63 हो जाएगी, और इजीली ये सवाल सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, यदि L त्रिभुज XYZ का क्या है परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर है, और कोण x का माप जो है कि 40 डिग्री है, तो YZL की वैल्यू हमें बतानी। देखिए त्रिभुज XYZ पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे XYZ है और XYZ का परिकेंद्र है यहाँ पे क्या है सेंटर है इसका, और परिकेंद्र ऐसे कुछ L है यहाँ पे, और हमसे बोल रहा है कि x का माप जो है कि 40 डिग्री है। ठीक है, ये जो है कि अगर 40 डिग्री है, हमसे पूछा YZL यानी कि YZL यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि परिकेंद्र में देखिए जो परिकेंद्र होता है, अगर यहाँ पे थीटा पर है तो परिकेंद्र पे कितना बनता है 2 थीटा बनता है। यहाँ पे 40 है तो ये कितना होगा 80 होगा, और ये दोनों जो है कि रेडियस है RR, तो ये यानी कि ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल भी अल्फा दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और तीनों एंगल का सम हमें पता है कि 180 आता है। 80 अगर ये निकल गया तो इन दोनों का सम यानी कि 2 अल्फा बराबर कितना होगा 100 होगा, अल्फा बराबर कितना होगा 50 हो जाएगा, ये दोनों आपस में 50 50 में, यानी कि YZL की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी।
50 डिग्री सवाल का सही आंसर हमारा। इस कंडीशन आपको याद रखना है कि सर्कल सेंटर केस में जो हमारा सर्कमफ्रेंस पे बनता है एंगल, उसका 2 टाइम्स बनता है सेंटर पे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, एक आदमी ने अपनी बाइक 25% लाभ पर 25,000 में बेच दी। अगर उसे 15% की हानि उठानी होती तो वह किस मूल्य पर बेचता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, 25% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू की है, 125% की वैल्यू की है। 125% बराबर कितना है सवाल में, 25,000 है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, 15% की हानि पे अगर हम इसे 5 से काट कर लें, 25 से काट कर लें तो 5 और ये 1,000, यानी कि हम देख रहे हैं कि 5% की वैल्यू कितनी है सवाल में, 1,000 दिया है। और 15% की हानि पर बेचेगा, यानी कि 85% हमें चाहिए, तभी ना 15% की हानि यानी 85%, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें भी हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि 17,000 में वो बेचेगा। तो उसे क्या होगा, 15% की हानि देनी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले बोला था 25% के लाभ पे, हमने 125 कर दिया, यहाँ से 5% की वैल्यू निकाली। फिर आपसे बोला 15% की हानि पे 85 की हमें चाहिए, 17 से मल्टीप्लाई करते हमें सवाल का आंसर मिल गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कमल और अनिल क्रमशः 8 और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा। यानी पहले कमल है के से और दूसरे में अनिल है। कमल जो है कि 8 दिन में और ये जो है कि 14 दिन में, तो दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं तो 56 यहाँ पे आएगा। और कमल की एफिशिएंसी 7 है और 14 चौके 56, यानी कि अनिल की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। जो पैसा भी होगा वो उनके एफिशिएंसी के रेशियो में क्या करेगा, बढ़ जाएगा। यानी कि 7 4 11 की वैल्यू अगर हम देखें सवाल में कितना दिया है, 4400 दिया है। यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बार में कट गया, यानी कि एक की वैल्यू सवाल में 400 है। और हमसे क्या पूछा, अनिल का पैसा पूछा, अनिल यानी कि ए, यानी कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 4 की वैल्यू कितना है, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1600 आ जाएगा। और 1600 ही है सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया और पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में हमने क्या कर दिया, बांट दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। हमने जो है कि पूरे 21 क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं और सारे में जो डीआई वाले क्वेश्चन बच रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को हम जो है कि एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे। ठीक है, तो और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।